हम लोग आते हैं फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट पर। जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिराइवेशन कर रहे थे तो वहाँ पर एक पॉइंट क्या बताया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए कि ये रिएक्शन ए से भी फर्स्ट ऑर्डर का है, दूसरा रिएक्शन लिखे कि N1A से N2B, ये भी रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ए का कोफिशिएंट 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3, 4 कुछ भी रख दे, तो इन जनरल ए का कोफिशिएंट N1 है और बी का कोफिशिएंट कितना है, N2 है। तो चाहे इस इक्वेशन को लेकर डिराइव करे या इस इक्वेशन को लेकर डिराइव करे, दोनों से क्या आएगा आंसर, सेम आएगा। फाइनल आंसर, फाइनल जो फॉर्मूला आने वाला है सेम आने वाला है, लेकिन स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ। तो हम लोग उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि N1A और N2B को लेकर हम लोग फॉर्मूला को फिर से क्या करें, डिराइव करें। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला फिर से डिराइव किया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना है चीज़ों को, कैसे फाइनल फॉर्मूला सेम आने वाला है। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, इन जनरल ए का कोफिशिएंट N1 है और बी का कोफिशिएंट क्या है, N2 है, N2B। T इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में ए का कॉन्सेंट्रेशन बोले कि, या स्टार्टिंग में ए का ए मोल लिया गया या ए का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर, एट एनी टाइम टी ए में से एक्स रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स। और यहाँ पर ध्यान देना है भाई, ए का N1 रिएक्ट करेगा तो बी का N2 बनेगा, तो N1 रिएक्ट करेगा तो N2 बनेगा। तो ए का तो x रिएक्ट किया है तो N1 से N2 बनेगा, तो 1 से कितना बनेगा, N2 बाई N1। तो x रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, तो इंटू x1। तो b का कितना बनेगा हम लोग का, तो N2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू एक्स। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का था। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर, टी टाइम में ए में से एक्स रिएक्ट कर गया, ए माइनस एक्स बचा हुआ है, बी का इतना बना है। अब जैसे पहले डिराइव किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ए के डिसअपीयरेंस के रेट को ए के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, बी के फॉर्मेशन के रेट को बी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन -1/N1 dA अपॉन dt, ए के डिसअपीयरेंस के रेट को ए के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया गया, इक्वल टू 1/N2 dB अपॉन dt, बी के फॉर्मेशन के रेट को बी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। तो हम लोग का हो गया रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में। ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का डिफरेंशियल फॉर्म में है। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन का हम लोग यूज करें भाई, ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, तो R इक्वल टू के इंटू ए की पावर क्या हो जाएगा, 1। ये हम लोग का लॉ ऑफ मास एक्शन से। K इज ए रेट कांस्टेंट, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K के बराबर, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और KR ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन वर्ड के लिए यहाँ पर R लिख दिया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या इसको ट्रू रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। ट्रू रेट कांस्टेंट, ट्रू रेट कांस्टेंट, ट्रू रेट कांस्टेंट, इसको मैं बॉक्स में घेर रहा हूँ, ये बिल्कुल याद रखना है। ये जो KR है रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है KR, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का हेल्प ले, लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इक्वेशन फर्स्ट से निकाले या इक्वेशन सेकंड से, दोनों से तो सेम आएगा। तो दोनों को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हेल्प ले। इधर मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको नोट्स में उतारिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन का हम लोग यूज करें तो -1/N1 dA अपॉन dt इक्वल टू 1/N2 dB अपॉन dt इक्वल टू
के आर इंटू ए। ध्यान में रखना है के आर रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। N1 को राइट में शिफ्ट कर दें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू के आर इंटू ए। N1 कांस्टेंट, के आर कांस्टेंट, तो N1 और के आर ये दोनों मिलकर एक अनदर कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, मीनिंग पर अंतर आ गया। के आर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, के आर भी एक रेट कांस्टेंट है, के भी रेट कांस्टेंट ही बोलेंगे। ये के आर रेट कांस्टेंट जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन का है, और अब यहाँ पर ध्यान दें, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये ए का डिसअपियरेंस का रेट है। तो ये ए का डिसअपियरेंस का रेट, तो के को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है ए का डिसअपियरेंस का रेट। तो थोड़ा ध्यान दें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो रेट कांस्टेंट है उसे बोला गया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये ए का डिसअपियरेंस का रेट, तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट है उसको क्या बोला जा रहा है, तो रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रिपीट करते हैं, ए का डिसअपियरेंस का रेट, ये रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप हम लोग का क्या है, तो N1 के आर इक्वल टू क्या, तो के ए, एक रिलेशनशिप है। इसका भी ये सब याद रखना है। चलते हैं, N2 को राइट में शिफ्ट कर दें तो इसको इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन हम लोग का थर्ड हो गया। उधर उतार लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। इस इक्वेशन का यूज करें, N2 को राइट में शिफ्ट कर दे, तो N2 को राइट में शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा dB अपॉन dt, dB अपॉन dt इक्वल टू N2 इंटू के आर इंटू ए इक्वल टू, अब N2 कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, तो N2 और के आर मिलकर एक अनदर कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग KB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, KB इंटू ए। अब तीन एक्सप्रेशन में साथ साथ लिख रहा हूँ, R इक्वल टू के आर इंटू ए। थोड़ा ध्यान दें, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का, ये ए का डिसअपियरेंस का रेट, तो ये रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। वैसे ही इसका नाम बताइए क्या होगा, ये बी का फॉर्मेशन का रेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी। तो हम लोग का एक रिलेशनशिप N2 के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB, N2 के आर इक्वल टू KB। बॉक्स में दो जगह घेरा हुआ है, N1 के आर बराबर के, N2 के आर बराबर KB। तो हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर दे तो के आर बराबर क्या हो जाएगा, तो KA अपॉन N1 इक्वल टू KB अपॉन N2। मतलब अगर हमें ट्रू रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ए के डिसअपियरेंस के रेट कांस्टेंट को ए के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, बी के डिसअपियरेंस के रेट कांस्टेंट को बी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। मैं इधर मिटा देता हूं। हाँ, इक्वेशन थर्ड हम लोग को अभी यूज करना है। तो के ए ये है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए, के बी ये भी रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी। तो के ए का डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट, के बी के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड का यूज करें, तो इक्वेशन थर्ड को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वाले पोर्शन को ऐसा मिटाकर इक्वेशन थर्ड इतना, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज करें
तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए इंटू ए, ये इक्वेशन थर्ड का यूज कर डी टी को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, ए को लेफ्ट में लेकर आ जा रहा है, डी टी राइट में ए लेफ्ट में, तो हम लोग का नया एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो माइनस 1/a डी ए इक्वल टू के ए इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। इधर लिमिट टाइम का आएगा 0 टाइम और t टाइम, और इधर लिमिट a के कॉन्सेंट्रेशन का, तो 0 टाइम में स्टार्टिंग में a का कॉन्सेंट्रेशन a और t टाइम पर a का कॉन्सेंट्रेशन कितना a माइनस एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें। हम लोग पहले कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं दे रहा हूँ, k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो फाइनल फॉर्मूला हम लोग का वही आया है, लेकिन ध्यान में रखना है ये k क्या है, तो ये ट्रू रेट कांस्टेंट नहीं है, ये हम लोग का क्या है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस वाला रेट कांस्टेंट है। तो चाहे कोफिशिएंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, हमेशा ध्यान में रखना है फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला में ये जो रेट कांस्टेंट यहाँ पर होगा वो ट्रू रेट कांस्टेंट नहीं होता है, या रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं होता है। कौन सा रेट कांस्टेंट होता है, तो डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट होता है। और कभी क्वेश्चन में ट्रू रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो रिलेशनशिप याद रखिए, के आर बराबर के ए डिवाइडेड बाई n1, मतलब इस फॉर्मूला का यूज कर कर हम लोग डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट निकालेंगे और उसको a के कोफिशिएंट से जब डिवाइड कर देंगे तब क्या मिलेगा, तब ट्रू रेट कांस्टेंट मिलेगा या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप लोग इसको स्क्रीन पॉज कर कर उतार लीजिए, मैं इस बोर्ड को पूरा मिटाने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल लिया जाए, अभी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल को समझें। तो अभी जो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, ये एग्जाम्पल आईआईटी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। N2O5 डिकम्पोज कर कर NO2 गैस और O2 गैस बना रहा है। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। रिएक्शन को बैलेंस कर दें तो हम लोग का ये 2 ये 4 और ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का है ज़रा ध्यान देना है। अगर फॉर्मूला को ऐसे लिख दे K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, तो ध्यान देना है ये जो कांस्टेंट है K ये ट्रू रेट कांस्टेंट नहीं है। हमेशा फॉर्मूला में ध्यान देना है ये रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का है। तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये N2O5 का डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला जाए या ट्रू रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जाए हम लोगों से कि इस रिएक्शन का या रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा या ट्रू रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो पहले इस फॉर्मूला का यूज़ कर कर हम लोग
N2O5 रिएक्टेंट का डिसअपेरेंस का रेट कांस्टेंट निकालेंगे और उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रू रेट कांस्टेंट कितना आएगा, k/2 आएगा। तो ये क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी उस स्टेज में नहीं आए हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को करें। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस को किया है। फर्स्ट ऑर्डर में और भी क्वेश्चंस है, लेकिन उन क्वेश्चंस को अभी के लेवल पर हम लोग नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जैसे ऑर्गेनिक में जो हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ते हैं, तो ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिजिकल में रेडॉक्स में जो हम लोग टाइट्रेशन पढ़ते हैं, टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, या ये रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है तो प्रेशर का डाटा देगा क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन का, मोल का डाटा ना देकर प्रेशर का डाटा देगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं। कौन कौन सा? गैसियस फेज का रिएक्शन हो, क्वेश्चन में डाटा प्रेशर का हो, दूसरा टाइट्रेशन का डाटा दे दे, तीसरा ऑप्टिकल रोटेशन का डाटा दे दे। तो इसको हम लोग आगे के स्टेज में लेंगे। ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बोला, कौन सा? ऑप्टिकल रोटेशन, दूसरा टाइट्रेशन, दूसरा गैस के प्रेशर का डाटा। जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर पढ़ लेंगे, तब फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर आएंगे। तो अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, तो सिंपल केस लिया गया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं। ए से बी ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। T = 0 पर ए का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर, एट एनी टाइम t, बोले कि ए में से x रिएक्ट कर गया तो बचेगा a - x, और x रिएक्ट कर कर कितना बनेगा, x बनेगा। अब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए पहले डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं R = ए के डिसअपेरेंस के रेट को ए के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, बी के फॉर्मेशन के रेट को बी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन -dA/dt = dB/dt। भाई ये रिएक्शन चाहे किसी भी ऑर्डर का होता, 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे ही निकालते हैं। डिसअपेरेंस के रेट को, फॉर्मेशन के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन से R = तो R = K × A का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है, तो A के कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कंबाइन करें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, -dA/dt = K × A का स्क्वायर। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर कर हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t पर कितना होगा निकाल सकते हैं। A² को लेफ्ट में लेकर आ जाए और dt को किधर शिफ्ट कर दे, हम लोग राइट में शिफ्ट कर दें। उतार लें इतना पूरा बोर्ड से जो लिखा हुआ है, स्क्रीन को पॉज कर कर। तो A² लेफ्ट में आ जाएगा, -1/A² × dA = K × dt। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर दें। राइट हैंड साइड लिमिट टाइम का आएगा, dt लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टाइम 0 और एट एनी टाइम t। और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो dA है हम लोग का, तो dA मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टार्टिंग में A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A के बराबर, और एट एनी टाइम t A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A - x। और दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर दें, तो हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं दे रहा हूँ, K = 1/t × 1/A - x - 1/A।
ये हम लोग का फाइनल आंसर। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कीजिए, फाइनल आंसर को मैच कीजिए। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1/T। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है T टाइम पर, तो 1/A माइनस 1/ क्या लिख सकते हैं, A0 माइनस 1/A0। चलिए हम लोग सेकंड ऑर्डर में अब आते हैं हाफ लाइफ पर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका आधा, हाफ रिएक्ट करने का टाइम। तो हाफ लाइफ को हम लोग निकालते हैं। हाफ लाइफ T हाफ एट T इक्वल टू T हाफ। भाई इतने टाइम में स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका आधा रिएक्ट कर जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने A लिया था, उसका आधा A/2 रिएक्ट कर जाएगा। तो देयरफॉर x बराबर कितना आ जाएगा, तो A/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही T हाफ पुट करेंगे, यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, तो A/2 आ जाएगा। तो पुट करते हैं, तो K इक्वल टू 1/T हाफ 1/A माइनस x, तो x बराबर A/2 माइनस 1/A। T हाफ को लेफ्ट में कर दे, K को राइट में कर दे, इधर सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं दे रहा हूँ। तो T हाफ इक्वल टू आ जाएगा 1/A इंटू K, 1/A इंटू K। तो हम लोग का हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। सेकेंड ऑर्डर में एक पॉइंट बताया गया था, इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन HP में होता है। तो मैं तीनों पॉइंट को फिर से रिपीट करता हूँ। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, AP, GP, HP। जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन AP में, फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन GP में, और सेकंड ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, HP में होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में। तो HP के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूला का ले रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं K इक्वल टू 1/T 1/A माइनस 1/A0। इस इक्वेशन का यूज करें तो हम लोग का 1/A निकल कर आ जाएगा, 1/A निकल कर आ जाएगा। तो 1/A इक्वल टू कितना आएगा हम लोग का, तो 1/A0 प्लस KT आ जाएगा। ध्यान दीजिए, T को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो क्या आ जाएगा हम लोग का, KT बराबर दिस, और फिर ये माइनस था, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस से किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। यही एक्सप्रेशन आएगा हम लोगों का। तो ये K इक्वल टू 1/T। ये क्या है, सबसे पहले हम ये बताइए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। तो अलग अलग टाइम पर हम लोग लेते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल पर ले रहे हैं, एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू T1, एट T इक्वल टू 2T1, एट T इक्वल टू 3T1। इक्वल टाइम इंटरवल पर जरा देख कर बताइए, 1/A। जैसे ही T बराबर यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 1/A कितना आ जाएगा हम लोग का, 1/A0 के बराबर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर टाइम T1, 2T1, 3T1 पुट करना है तो पहले T1 टाइम पुट करते हैं। तो जैसे ही T1 टाइम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/A इक्वल टू 1/A0 प्लस KT1। फिर 2T1 टाइम पुट करते हैं हम लोग, 2T1 टाइम एट T इक्वल टू 2T1।
तो जैसे ही 2T1 यहाँ पर पुट करेंगे कितना आएगा हम लोगों का, तो 1/A इक्वल टू 1/A0 प्लस 2KT1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है या इसका रेसिप्रोकल है, तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल, तो राइट हैंड साइड भी तो वही है। तो राइट हैंड साइड जो हम लोग को दिख रहा है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। अब हम लोग इसकी बात करें 1/A0, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल 0 टाइम पर, 1/A0 प्लस KT1 ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल T1 टाइम पर, 1/A0 प्लस 2KT1 ये भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल किस टाइम पर, 2T1 टाइम पर। तो जरा देख कर बताइए ये जो टर्म है किस में है, AP में, GP में, HP में, देख कर भाई ये टर्म AP में है, कॉमन डिफरेंस इसका KT1 R इन AP। तो ये बताइए HP किसको कहते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल, कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल AP में है, तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा, HP में होगा। तो फिर से रिपीट करते हैं, ये सब कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल सब AP में है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल AP में है तो कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा हम लोग का, HP में। तो देयरफॉर ये पॉइंट याद रखना है, आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल concentration of reactant is in HP, is in HP। तो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस में है, HP में है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और सेकेंड ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स पर हम लोग आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाए।